तो कल तक हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ चुके, कूलाम्स का लॉ। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ की प्रॉपर्टी यानी गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। हेडिंग डलेगी कूलामी बल के नियम, नियम कह रहे गुण, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती, कैसे क्या है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, उसी समय मैंने याद दिलाया था परिभाषा लिखवाते टाइम कि यह बल दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है कि ये केवल बिंदु आवेशों के लिए ही काम करता है। लेकिन कभी कभी सवाल उठता है कि हम लोग दो बॉडी लेके इसके बीच में कूलाम फोर्स निकाल देते, तो वो ऐसे निकालते हैं कि इसमें कोई दो पॉइंट लेते हैं, उसके बीच का फोर्स निकालते हैं, फिर सारे पॉइंट मतलब फिर इंटीग्रेशन कर देते, तो वहाँ से हो जाता है। इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है हर पॉइंट का अलग अलग निकाल के जोड़ देना, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ये केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है। ये पहला पॉइंट बनेगा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल पॉइंट चार्ज के लिए उन्होंने निकाला था, इसलिए पॉइंट चार्ज के लिए केवल काम करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इस लॉ को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इस लॉ को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं, कभी भी कोई भी दो क्वांटिटी है, हम लोग फोर्स और उसके रेडियस के बीच में जानते हैं 1/r² होता है ना कूलाम वाले में। तो कभी भी दो कोई हम लोग वो क्वांटिटी ले ले, फिजिकल क्वांटिटी, उसके बीच में इस तरह का रिलेशन हो कि पहला जो है ये क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर के इन्वर्स के बराबर हो, प्रोपोर्शनल हो, इस तरीके का कभी भी दिख जाए तो उसे इन्वर्स लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं। ये इसका इन्वर्स ऊपर स्क्वायर होगा तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इस वजह से इस वाले लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, इसमें जो फोर्स होते हैं, जैसे दो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इस पे इधर फोर्स लगाया है तो ये पॉइंट इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन भी तो कह सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, उसमें क्या रहता है कि अगर एक बॉडी दूसरे पर कुछ फोर्स लगाए, दूसरा भी उस पर कुछ फोर्स लगाएगा, यही होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। देख सकते हो पहले चार्ज ने इस पर इधर फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे इधर फोर्स लगाया, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। और इसमें एक और बात हम लोग क्या पढ़े हैं कि दोनों बल हमेशा अपोजिट रहते हैं। अब किस तरह अपोजिट रहते हैं, कोई तो ये भी कह सकता है कि ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, क्या ये हो सकता है क्या, ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लेकिन ये नहीं हो सकता है। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ये तो हमें मालूम चल गया कि दो, अगर मतलब कोई पार्टिकल किसी पे फोर्स लगा रहा है, वो पार्टिकल उस वाले पे भी फोर्स लगा दे, तो उसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। अब एक्शन रिएक्शन पेयर की हम लोग परिभाषा पढ़े थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पिछले साल, कि दोनों फोर्स अपोजिट रहते हैं, विपरीत दिशा में रहते हैं। तो कोई ये कह सकता है कि एक मतलब ये वाला फोर्स, कूलाम फोर्स, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो ये भी तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो जाएगा क्या इसके लिए? तो इसका जवाब है नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि कूलाम फोर्स में जो भी फोर्स होता है वो दोनों दो पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में जो लाइन होती है इसी रेखा के साथ, इसी रेखा की दिशा में काम करते, इसी रेखा पे काम करते। जैसे अगर इस पर कभी भी फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण, तो कभी इधर या इधर नहीं लगेगा, ये जो लाइन है इसी लाइन के साथ ही इधर साइड लगेगा हमेशा, ये इसका गुण है। तो इधर भी लगेगा तो कभी इधर ऊपर या नीचे नहीं लगेगा, हमेशा ये लाइन के इधर ही लगेगा, लाइन के साथ ही लगेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है विच acts along the line joining two charges। हिंदी में बोले तो क्या, ये क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, जिसमें जो बल होता है वो दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के रेखा पर ही काम करता है, रेखा पर ही काम करता है। ये हो गया हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। इसमें इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथी बात कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किए थे, वहाँ पर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कैसा होता है,
रेस्ट पे होता है, चार्ज रुका हुआ रहता है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होती। तो ये कूलाम्स लॉ भी जनरली इन जनरल केवल रुकी हुई चीज़ों के लिए काम करता है। कभी कभी होता है कि स्पीड आ जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा खेल हो जाता है, हल्का सा चेंज करके कूलाम्स लॉ लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कूलाम्स लॉ है ये रिलेटिवली रेस्ट पार्टिकल के बीच ही काम करते हैं। रेस्ट पार्टिकल का मतलब जो पार्टिकल रुका हुआ हो, और रिलेटिवली रेस्ट यानी कि एक पार्टिकल दूसरे के सापेक्ष में रुका हुआ हो। तो मतलब कुल मिला के जैसे दो पार्टिकल हैं, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रुके हुए दिखने चाहिए। या तो तुम यहाँ पे कोई तीसरा बंदा है, ज़रूरी नहीं हो कि इसको ये दोनों चार्ज रुका हुआ दिखे। इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज हमेशा रुका हुआ दिखना चाहिए, इस वाले को ये वाला चार्ज हमेशा रुका हुआ दिखना चाहिए। इसी को बोलते हैं रिलेटिवली रेस्ट पे, यानी एक के सापेक्ष पे दूसरा रेस्ट पे है। जैसे कि कभी कोई कार होती है, कार कौन सी बनाते हैं, हायाबुसा, कोई कार है, इसमें दो लोग बैठे हैं, ये कोई बैठा है, ये कोई दूसरा बैठा है। अब कोई तीसरा बंदा यहाँ पे देखेगा तो उसको तो ये दोनों बंदे चलते हुए दिखेंगे ना, रेस्ट पर दिखेंगे नहीं। लेकिन हम लोग क्या बात करें, रिलेटिवली रेस्ट, यानी एक दूसरे के सापेक्ष में। तो अगर इस बंदे के लिए इसको देखें तो हमेशा इसको रुका हुआ ही दिखेगा ना। तो यही खेल है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। तो जब रिलेटिवली रेस्ट पे रहते पार्टिकल तभी कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, वैसे बहुत कम चांसेस में लग जाता है, थोड़ा सा दाएं बाएं करके। तो ये प्रॉपर्टी समझने में कोई दिक्कत। अब अगला, ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि क्या होता है, ये दो चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन होता है, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे काम करता है, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे ही तो काम कर रहा है। और इसके बीच में जो पाथ होता है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब रास्ता कैसे है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में ऐसा रास्ता हो उसको कोई फ़र्क नहीं है, वो केवल इसी लाइन ज्वाइनिंग पे ही काम करेगा हमेशा। इस वजह से ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये हम लोग 5 प्रॉपर्टी पढ़ लिए कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम्स लॉ के बारे में यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको नोट कर लो। तो हम लोग देख चुके प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। अब छोटा छोटा सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन फॉलोइंग टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का हमें फोर्स निकालना है, कितना होगा। हमें फॉर्मूला क्या पता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R² पता है, कोई दिक्कत। तो पहला है, एक 5 कूलाम का चार्ज है, एक 6 कूलाम का चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। अगला क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे ताकि मालूम चले। -1 कूलाम और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और -10 मिली कूलाम +5 मिली कूलाम बीच की डिस्टेंस मीटर। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 कूलाम 6 कूलाम दो चार्ज है। फॉर्मूला हमें क्या पता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R² पता है। दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। Q1 हमें केवल इसका वो रखना, मतलब हमें यूनिट पहले देखनी है, सब SI यूनिट में होना चाहिए। चार्ज के SI यूनिट कूलाम होती है, कूलाम में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन के साथ नहीं रखते, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे, यानी बिना साइन कैसे, माइनस रहेगा तो भी प्लस ही लिखेंगे। इस वाले फॉर्म में एक वेक्टर फॉर्म आता है, वहाँ पे माइनस प्लस करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे दिशा आ जाती है। यहाँ पे अभी केवल इसका मॉड की बात कर रहे हैं, मान की। दिशा वाला भी हम लोग आगे देखेंगे। 5 × 6 अपॉन R², ये भी SI यूनिट में है तो 3 का स्क्वायर 3 × 3, इससे ये कट गया, क्या बचा 5 × 30। F = 30 × 10⁹ न्यूटन। 3 × 10 है, इधर पावर में जोड़ देंगे 10 की घात 10 न्यूटन। ये होगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर।
ये अभी देख के समझ नहीं आ रहा कि इस न्यूटन कितना भार होता है, अभी हम लोग समझते हैं कितना भार होता है इसको, उसके पहले तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगले वाले के लिए फिर वही सेम फार्मूला, के की वैल्यू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 हमें किस में रखना है, SI यूनिट में, लेकिन यहाँ पे मिली कुलाम दिया है। एक मिली कुलाम में कितना कुलाम होता है अभी पता होगा लेकिन नहीं पता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक, 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर, तो फिर 1 कुलाम में कितना होगा, 1000 मिली कुलाम हो जाएगा, और यानी कि 1 मिली कुलाम में 1/1000 कुलाम, यानी कि 10 की घात -3 कुलाम। तो हमें कुल मिला के इसमें 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे तो हमें कुलाम मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कुलाम में बदल के लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत? तो पहली बात कि माइनस हो चाहे प्लस, हम लोग केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर लगा नहीं है, तो हम लोग बिना साइन के लिए चलेंगे। 10 × 10 की घात -3, 5 × 10 की घात -3। बीच की डिस्टेंस दी है 5 मीटर, यानी 5 × 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं 5 दूना, या फिर इसको नहीं करते हैं, उसको आगे करेंगे। 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1 मिलके क्या बना लिए, 10 की पावर 10, 3 3 6, 10 की पावर 10, 10 की पावर -6 दोनों मिलके 10 -6 यानी 10 की पावर 4 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं? तो 9 × 1 5 से 1 5 हटा दिए, 9 × 10 की घात कितना बचा, 4/5। तो ये हमारा आ गया, जो भी आ जाए, 5 × 5, 5 × 8 40 न्यूटन का फोर्स आ गया। तो इतना ज़्यादा न्यूटन अभी भी लग रहा है, जबकि मिली में लिए हैं। इसी वजह से हम लोग माइक्रो 10 की घात -6 लेते हैं। उसका मतलब पहले ये वाला देख लेंगे। ये 2 चार्ज एक कुलाम के हैं, दोनों के बीच में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना दूर दोनों चार्ज रखा होगा। अभी उसके बीच का हम लोग फोर्स निकालेंगे तो देखना कितना ज़्यादा आएगा, और यहीं पे हम समझाएंगे कि कितना फोर्स का मतलब होता है। सिंपली फिर से 9 × 10 टू द पावर 9 × 1 SI में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं लिख चलेंगे, पॉजिटिव, अपॉन R² यानी 1 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, SI में लेना है, यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर का स्क्वायर 2 बार 1000 × 1000 लिख देंगे। 1000 × 1000 क्या हो जाता है, 10 की पावर 6 हो जाता है, 10 की पावर 6, यानी F = 9 × 1 से कोई मतलब है नहीं, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6 ऊपर आएगा माइनस में, और 9 - 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3। इतना फोर्स लग रहा है जब 1 कुलाम के चार्ज 1 किलोमीटर दूर रखे हुए हैं। अब ये फोर्स कितना होता है ये हम लोग को फील करना है, क्योंकि जब तक फील नहीं होगा तब तक मालूम नहीं चलेगा इतना फोर्स का मतलब क्या है, इतने फोर्स का मतलब क्या है। अब हम लोग पढ़ रखे हैं F = या फिर वेट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ें, किसी चीज़ पे वेट कितना होता है, मास इंटू ग्रेविटी पढ़ रखे हैं। जैसे कि कोई तुमसे बोले, तुम मान लो 50 किलो के हो, तुम्हें कोई उठाया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो मास इंटू ग्रेविटी, यानी उसके ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 50 किलो का आदमी कोई नॉर्मल व्यक्ति उठा ले तो उस पर लगभग 500 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना है, अगर हम लोग ऐसा माने, इसको पहले और आगे कर देते, ये हम लोग इसको 9000 लिख सकते हैं ना, 9000 न्यूटन। हमें वेट वाले फॉर्मूलास क्या पता है कि अगर 50 न्यूटन 50 किलोग्राम के एक आदमी को उठाएंगे तो 500 न्यूटन फोर्स लगेगा। लेकिन हम लोग 50 किलो के आदमी को नहीं लेके चलेंगे, हम लोग थोड़ा सा भारी आदमी को लेके चलेंगे। मान लो 100 किलो का एक आदमी है, ठीक, उसके कारण कितना फोर्स लगेगा, 1000 न्यूटन। लेकिन हमारे पास कितना है, 9000 न्यूटन। यानी अगर हम लोग 100 किलो के 9 आदमी को तुम्हारे ऊपर लाद दें, तब तुम्हारे ऊपर जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स है ये इन दोनों के बीच में लगता हुआ फोर्स। समझ पा रहे हो, 2 चार्ज हैं, एक कुलाम के, एक वहाँ रखा है ट्रैफिक चौराहा पे रखा है, एक रखा है सिविल लाइंस में रखा है।
उसके बीच में इतना फोर्स है कि तुम्हारे ऊपर अगर 900 किलो के आदमी मतलब 9 किलो के आदमी बैठ जाएं, इतना ज़्यादा फोर्स 1 किलोमीटर होने के बावजूद भी लग रहा है। समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा फोर्स है? इसी वजह से हम लोग कूलाम ना लिख के माइक्रो कूलाम या मिली कूलाम में बात करते हैं, ठीक। और ये तो 1 किलोमीटर है तब इतना ज़्यादा, 1 मीटर आप पास होते तो तब देख रहे हो कितना ज़्यादा। इसका मतलब हो जाएगा अगर हमारे ऊपर 100 किलो के 1 2 3 4 5 6 7 8 100 किलो के इतने आदमी अपने ऊपर लाद लो, जितना फोर्स तब लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ लग रहा है। तो समझ पा रहे हो कि कूलाम रहता है तो क्यों हम लोग कूलाम ना यूज़ करके माइक्रो कूलाम यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन नोट कर लो और समझने के लिए यहाँ लिख लेना कि ये फोर्स 100 किलो के 9 आदमी उठाने के बराबर होता है, 9 मैन, ताकि समझ में आता रहे कि कितना फोर्स है, फोर्स फील आ जाए, समझ में आ जाए। और इन क्वेश्चन में हम लोग फोर्स की डायरेक्शन की बात करें कि फोर्स किधर लगेगा। ये दोनों अपोजिट साइड मतलब सेम साइज़ के चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज। तो इस पे अगर इस वाले पॉइंट पे बात करें कितना फोर्स लगेगा, तो इस साइड जो भी फोर्स लगेगा यही फोर्स इस साइड लगेगा। अगर इस वाले बात करें तो इस वाले साइड पे भी इतना ही फोर्स इस साइड लगेगा। अब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इसमें कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स, यानी इस वाले पे इस साइड फोर्स लगेगा, इस वाले पे इस साइड फोर्स लगेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड यही रहेगा। इस वाले पे भी सिमिलर मतलब वही दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पे, एक पे इधर इस पे इधर, और वही बात है दोनों इतना मैग्नीट्यूड का लगेगा। तो ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो चार्ज हमारे पास, देयर आर 2 चार्जेस, 2 चार्ज हमारे पास, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों का जो टोटल चार्ज है वो जोड़ के दिया हुआ है +4 कूलाम है। दोनों चार्ज के बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर। अब हमें बताना है कि दोनों चार्ज की वो वैल्यू जिसके लिए इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए, यानी दोनों चार्ज का वह वैल्यू जिसके लिए इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स मिले। तो सबसे पहले मान लेते हैं इस वाले चार्ज पे का आवेश कितना है? x। टोटल 4 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, इस पे x है तो इस पे कितना हो जाएगा? 4 - x। अब नॉर्मली हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं? F = K Q1 Q2/r²। इसको लिखते हैं F = K, Q1 की वैल्यू x, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, Q2 की वैल्यू 4 - x डिवाइडेड बाई r1 1 का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है। F = आ गया K x 4 - x, या फिर इसका गुणा करा दे अंदर x का तो क्या हो जाएगा? 4x - x², 4x - x²। ये मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का मैक्सिमम फोर्स किस कंडीशन में आएगा? F मैक्स निकालना है। और अगर आपको कैलकुलस पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी, जब भी किसी दो चीज़ या कोई भी किसी क्वांटिटी का मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो भी हमें मिला उसका d/dx कर देंगे, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे x को हम लोग चेंज कर सकते हैं, x की तो वैल्यू निकालनी है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसको बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद उसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर इसकी 2 वैल्यू आती है तब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर आगे देखेंगे। वैसे जनरली 1 में ही हो जाएगा और 90% केस में 1 से ही होके सही हो जाता है। तो हम लोग को क्या मालूम चल गया? मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें इसका d/dx करना पड़ेगा। तो f का हम लोग d/dx करते हैं और उसको 0 के बराबर कर देना है। तो इसका d/dx करेंगे तो d/dx ऑफ k 4x - x² = 0। k क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले आते हैं, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। k बाहर आ गया, बचा d/dx ऑफ 4x - x²। अब दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो दोनों को अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग कर लेते, बीच में माइनस का साइन है तो d/dx ऑफ 4x - d/dx ऑफ x²। यहाँ तक कोई दिक्कत?
के इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और 0/k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो कोई दिक्कत। अब 4 क्या है, फिर से कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, मतलब d/dx ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे x की पावर 1 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 1-1 यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स किसी की भी पावर 0 हो जाता है तो वो 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 यानी इक्वल टू 1, यानी d/dx का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो 4 इंटू में d/dx है तो 4 इंटू 1 माइनस फिर से एक्स स्क्वायर का निकालेंगे इसी तरह, तो पावर नीचे आ जाएगी तो 2x पावर n-1 2 - 1 यानी 2x आ जाएगा इसका आंसर, तो -2x इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये आ गया आपका 4 - 2x इक्वल टू 0, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आगे 4 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 2। और हम लोग एक बार d/dx करके इक्वल टू 0 करते हैं, उसके बाद इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको हम लोग d2y/dx² बोल देते हैं। तो वो किस कंडीशन में हम लोग करते हैं, जब हमारे पास x की 2 वैल्यू मिले, लेकिन इस कंडीशन में x की कितनी वैल्यू मिली हम लोग को 1 मिली, तो हम लोग को दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं। हमें क्या मालूम चल जाएगा कि x की इसी वैल्यू के लिए हम लोग को फोर्स मिलेगा मैक्सिमम। अगर 2 वैल्यू मिलता है तो हो सकता है किसी के लिए मैक्सिमम मिले, किसी के लिए मिनिमम मिले, जो कि आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन जब एक ही मिलता है तो हम लोग मान लेते हैं कि इसी के लिए है और फिर आगे का स्टेप नहीं करते, ये इसी x की वैल्यू को हम लोग फाइनल कर देते हैं। तो हमें x की वैल्यू मिल गई और इसी x की वैल्यू के लिए फोर्स क्या आएगा हमारा मैक्सिमम आएगा, तो हम लोग सीधे अब मैक्सिमम फोर्स लिख देंगे, F max मैक्सिमम फोर्स, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, k यहाँ पे k इंटू 2 ब्रैकेट में 4 - 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, जिसका कोई मतलब नहीं, यानी मैक्सिमम फोर्स हमारा क्या आ जाएगा 4 में से 2 गया 2 और 2 दूनी 4 k न्यूटन का फोर्स आएगा मैक्सिमम फोर्स, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना है 4k। यहाँ पे k 1000 वाला नहीं, k की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ रख के मल्टीप्लाई कर रहे हो, वरना ऑप्शन के हिसाब से जैसा हो। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत, हमें 2 चार्ज दे रखा था, दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों का सम 4 कूलाम, और हमें ये दोनों चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं और दोनों के बीच का मैक्सिमम फोर्स निकालना है। जब भी किसी चीज़ का मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना रहता है तो हम लोग उस क्वांटिटी का d/dx करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, जो कि यहाँ किए हैं। और फिर अगर x की 2 वैल्यू मिले तब हम लोग इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे जो आएगा, फिर वहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यू रख के चेक करते हैं, वो आपको कैलकुलस में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब एक ही वैल्यू मिलता है तो 90% चांस रहता है कि ये वैल्यू वही रहेगी जो क्वेश्चन में पूछा, यानी मैक्सिमम के लिए यही वैल्यू आएगी। तो हम लोग मान लेते हैं यही मैक्सिमम के लिए है और फिर हमें पता है इसके लिए मैक्सिमम आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हो, हमें मैक्सिमम फोर्स मिल जाता है। अब बात कर ले चार्ज कितना कितना दोनों हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यानी Q1 पे कितना चार्ज होगा 2 कूलाम, Q2 पे कितना हो जाएगा, इस पर भी 2 ही कूलाम। तो हमें एक और बात यहाँ से मालूम चली कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के ऊपर बराबर चार्ज है तो दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होता है। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, बाकी नोट कर लो क्वेश्चन।